ओके, फाइन, ऑल परफेक्ट। तो सेक्शन 84 कल हमने पढ़ लिया था, रिसीवर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। अब दो अच्छे प्यारे छोटे से सेक्शन थे, 81 और 85। रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाना पड़ता है कंपनी को और रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाना पड़ता है आरओसी को। ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो सर क्या आप ये रजिस्टर नहीं बनाना पड़ता है? अरे नहीं नहीं, रजिस्टर तो बनाना पड़ता है, बट अपने सिलेबस में से उसको हटा दिया। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आप से, ऑनलाइन ऑनलाइन बेयर एक्ट पूरा मिल जाता है, तो अपने आप से इन डिलीटेड सेक्शंस को पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट है, उनका क्या भरोसा, आपको तो बोल दिया उन्होंने कि हटा दिया, पर मान लो वो पेपर सेटर को बोलना भूल गए कि हमने हटा दिया है, और उसने पूछ लिया तो। इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आपको ये सब एक बार रीड कर लेना चाहिए। चलो, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 87 क्या कहता है कि मान लीजिए जब आपने किसी जब आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाया, जब आपने मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन कराया, जब आपने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया, तब कोई मिस स्टेटमेंट फाइल हो गया। इंफॉर्मेशन दी, रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जानकारी गलत दे दी। सर हमने आरओसी में चार्ज रजिस्टर कराया, बकायदा पैसे दिए, टाइम पे कराया, पर जानकारी ना गलत चली गई हमसे। हमारी दोनों बिल्डिंग पे चार्ज था, वो गलती से फॉर्म में एक बिल्डिंग ही लिखा गया, या व्हाटएवर समथिंग लाइक दिस। लोन का अमाउंट 10 करोड़ था, वो गलती से 1 करोड़ लिख दिया, या समथिंग लाइक दिस। ऐसी कोई गलती हो गई हमसे। अब गलती हो गई तो क्या करें? गलती हो गई तो अब उस गलती को सुधारो। क्रिएशन ऑफ चार्ज में गलत फाइल हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 79 उसमें गलत फाइल हो गया, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज अंडर सेक्शन 79 उसमें कुछ गलत फाइलिंग हो गई, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 82 और 83 उसमें कुछ गलत फाइलिंग हो गई। इन सब जगह में से किसी जगह पर आपसे क्या हो गई? गलती हो गई। या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फाइल करना ही भूल गए आप, बाकी जगह भूल गए तो वो वॉइड हो जाएगा, बट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज भूल गए तो सर फिर तो चार्ज वॉइड हो जाना चाहिए। वही तो हम चाह रहे हैं कि चार्ज सेटिस्फाई होने की जगह वॉइड हो जाना चाहिए, वो सरकार नहीं चाह रही है। बाकी जगह भूल गए तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फाइल करना अगर आप भूल गए तो बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। फिर ये है कि आप बाद में रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देख रहे हो, पहले 4 पॉइंट किसके लिए हैं? मिसस्टेटमेंट फाइल्ड के लिए। लास्ट वाला पॉइंट किसके लिए? भूल ही गए। क्या भूल गए? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए। सेटिस्फेक्शन मतलब जब लोन चुका दिया
और लोन चुकाने के बाद बैंक की आपकी प्रॉपर्टी पे दावेदारी खत्म हो गई, चार्ज खत्म हो गया, उसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन करा, ये है सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहली बात तो आप क्या साबित करें कि भाई साहब ये जो गलत स्टेटमेंट हमसे फाइल हो गया ना, इट वॉज एक्सीडेंटल, मतलब हमने ऐसे इंटेंशनली नहीं करा है, हो गया गलती से। अगर आप बता सकें कि ये एक्सीडेंटली हो गया है, हमने जानबूझ के नहीं किया है, तो इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो चार्ज तो रजिस्टर हो गया पर वो ना गलत हो गया, उसको जरा ठीक करवा दीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। या फिर कोई और सफिशिएंट कॉज हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, या फिर गलती हो गई और इस गलती से क्रेडिटर या शेयर होल्डर को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है ना। अगर नोट्स में इस लैंग्वेज को हम पढ़े हैं तो देखो वहां क्या लिखा है, ये तो मैंने सिर्फ की पॉइंट्स दे दिए, बट नोट्स में अगर आप सेक्शन 87 को पढ़ने जाओगे क्या लिखा है यहां पे, इट वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस, थोड़ी सी लापरवाही में ऐसा हो गया, और देर इज सम अदर सफिशिएंट कॉज। कह रहे सर वो ओमिशन टू फाइल इसलिए हो गया क्योंकि इस बीच में जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो बीमार हो गए, काफी अफरा तफरी मच गई, उनकी डेथ हो गई, वो कोमा में चले गए, सिस्टम सारा बिगड़ गया, या व्हाटएवर, हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हो गई, वो सारे डॉक्यूमेंट उठा करके ले गए, जो डॉक्यूमेंट हमको फाइल करने थे वो हम कैसे टाइम पे करते, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बोरे भर 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 के और उन्होंने ताला में बंद कर दिए। फिर हम जब थोड़ा प्रोसीड करे आगे तो कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमारे वापस रिलीज कर दिए, देन वी रियलाइज करें हम तो एक सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करवाना ही भूल गए, या जो हमने डिटेल फाइल कर दी वो गलत फाइल हो गई क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट अधूरे थे। सम अदर सफिशिएंट कॉज। अरे यार आप किचन में गए, आपने मम्मी का खास डिनर सेट तोड़ दिया, अब आप बताओ कि ये मैं जानबूझ, आप गए गुस्से में थे किचन, छोटे ने आपको डांट पड़वा दी थी, मम्मी इसने मेरी टॉफी छीनी, मम्मी ने आपको डांटा, आप पैर पटकते हुए दरवाजा पटकते हुए किचन में और धाड़ वहां से आवाज आई, मम्मी बोली तू ऐसा बदला निकालेगा, रुक तेरा सिर तोड़ती हूं। आप बताओ नहीं इट वॉज एक्सीडेंटल, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। एक तो ये अपील लेके आप जा सकते हैं, या कोई और सफिशिएंट कॉज बताएं कि हाँ मैंने जानबूझ करके ही फेंक के मारा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो घर में लेपर्ड घुस गया था और मैंने लेपर्ड पे मारा खींच के, वो हमारे पीछे वाले वॉश एरिया में जो खुला हुआ है वहां दिखा मुझे, और जो ही दिखा मैंने तो वो मेरी तरफ लपका, मैंने उस पर खींच के मारा, वो भाग गया। सफिशिएंट कॉज है, जानबूझ के मारा हाँ जाओ, लेकिन उसके पीछे क्या था, सफिशिएंट कॉज था। और इट इज नॉट ऑफ ए नेचर टू प्रिजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर। या जानबूझ के आपने किचन में जाके एक काम करा कि एक चम्मच गिरा दिया स्टील का, अब क्या उसके लिए आपकी जोर की धुलाई होनी चाहिए, गिरा दिया, इससे किसी को कोई नुकसान तो हुआ नहीं। तो अब लेकिन मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी तो मांगनी है यार, देखो इन एनी केस ऐसे अकड़ के नहीं जा सकते, ए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया हमसे, चलो ठीक करो, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। इट मे ऑन एप्लीकेशन, इट मे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड and on such terms and condition as it deems fit
डीम्स जस्ट एन एक्सपीडियंट डायरेक्ट दैट, अच्छा अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब माफ करेगी तो या तो सीधे सीधे माफी दे दे या कुछ शर्तों के साथ माफी दे। मैं बोला ठीक है माफ किया, लेकिन आप पूरे घर का झाड़ू तुम लगाओ। लो चलो ठीक है लगाएंगे भाई साहब। On such terms and condition as it deems just and expedient, direct that the time for giving of information of payment or satisfaction shall be extended। वो जो satisfaction of charge हम नहीं करवा पाए, 3 साल आगे निकल गए, हम 300 दिन के हम 3 साल आगे आ गए। अरे बेटा सेटिस्फेक्शन के लिए 300 दिन की टाइम लिमिट है, याद आया? घर जाके कल कुछ भी नहीं पढ़ा, गलत हो गया यार। जो आज यहाँ पढ़ो वो घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है। क्या करा आप लोगों ने, वेरी बैड। तो 300 दिन था ना, वो हमारे तो 3 साल निकल गए, तो भी सरकार आपकी टाइम लिमिट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। और एज द केस में बी रिक्वायर्ड दैट द ओमिशन और मिसस्टेटमेंट शेल बी रेक्टिफाइड, या जो गलत स्टेटमेंट फाइल हो गया था उसका क्या करवा दिया जाएगा, रेक्टिफिकेशन करवा दिया जाए। ओके एक्सीडेंटल था, सफिशिएंट कॉज था, नॉट प्रिजुडिशियल, नॉट हार्मफुल टू क्रेडिटर और शेयर होल्डर था। देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और अदर इंटरेस्टेड पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड द टाइम और इट मे ऑर्डर रेक्टिफिकेशन। It may order rectification. Done? नया चैप्टर शुरू करते हैं अब एक। कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है, ये 7 है। 87 फिर से दिखा दो। नहीं बेटा आप थोड़ी आप पापा मम्मी के साथ लड़की देखने गए वापस आ गए, पापा एक बार फिर से। नहीं सर हम तो 4 बार मिलेंगे। नहीं मिलो, पर अब ऐसे थोड़ी अच्छा लगता। अभी तुम घर से बाहर निकले, अभी बोलो चलो वापस अंदर चले, मैं ढंग से देख ही नहीं पाया। इट्स नॉट गुड ना, बाद में देखेंगे थोड़े दिन बाद। एटी 86 पढ़ लेना, आप खुद है नोट्स में है। क्या टाइटल लिखा है? हाँ हाँ पनिशमेंट है ना 86, पढ़ लेना अपने आप। कि सर वो चार्ज वॉइड हो जाएगा, ये तो बैंक को सजा मिली, कंपनी को क्या सजा मिलेगी? तो कंपनी को जो सजा मिलेगी, ऑफिसर को जो मिलेगी वो 86 में लिखी है। अरे बेटा देख लेंगे अब बाद में। चलो चैप्टर 7 आ गया क्या ये? अरे वाह, चलो बधाई आपको। रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या है? पहले के जमाने में जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इश्यू होते थे, उस जमाने में हर कंपनी के लिए जरूरी था कि वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाए। यार बनाना ही पड़ेगा ना, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसके शेयर होल्डर कौन है, डिविडेंड किसको दें, राइट इशू किसको दें, बोनस इशू किसको दें, अनकॉल्ड कैपिटल किससे कॉल करें, एजीएम का नोटिस किसको दें। पता तो चले कि हमारा शेयर होल्डर कौन है। पूरी दुनिया बनाती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, आईसीआई ने भी बनाया है, मेरा नाम है उसमें। आपका भी आएगा? आएगा क्या? जो 1 क्वेश्चन डे का आंसर ईमानदारी से लिखेंगे उनका आएगा। हाँ मतलब ये तो
जो नहीं लिखेंगे उनका आप कह नहीं सकता मैं। उनकी किस्मत तेज हुई तो आ जाए, क्योंकि मेहनत तो वो कर नहीं रहे, है ना। आप नहीं लिखते हो आंसर? आप नहीं लिखते आंसर? लिखते हैं? अच्छा, नहीं आपके एकदम हल, चलो कोई हम नहीं लिखते हैं सर, ऐसा लगा मुझे। हाँ, तो आईसीआई ने भी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया, उसमें मेरा नाम लिखा है। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ने भी एक रजिस्टर बनाया है, उसमें आपका नाम लिखा है एज ए स्टूडेंट। अरे पता पड़ा कोई फर्जी बच्चे आके बैठने लग जाए यहाँ पे, रजिस्टर्ड हैं चाहे नहीं है, वो थ्री इडियट से इतने इंस्पायर हो जाए कि पढ़ाई करने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म अनलकीली अपने यहाँ कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है, तो पढ़ाई करने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं चाहिए, जो क्लासरूम खाली दिखे वहां जाके बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ। तो ऐसे कोई आ जाए, और ऐसे बहुत सारे आ जाए, और सांप्रदायिक तत्व आ जाए और ये दंगा फसाद कर जाए, तो यार हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि कौन हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और कौन नहीं है, तो हम भी रजिस्टर रखते हैं। सारी दुनिया ही इस तरह के रजिस्टर रखती है, कंपनी को भी रखना पड़ता है। सर टेस्ट में क्या आएगा? हाँ बेटा, टेस्ट की तैयारी चल रही ना राज, जोरदार चल रही ना, 42 से लेके 72 तक। 42 भी आएगा टेस्ट में। राज अच्छी पढ़ाई करना बेटा, है रोज 4-4 सेक्शन पढ़ रहे हो ना? आवाज ही नहीं आ रही कहीं से कुछ। अच्छा, रोज टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें बिजी हैं। अच्छा, तो मेरा नंबर 20 तारीख को शाम को ही आएगा। 20 तारीख को रात को 8 बजे की, अरे कल टेस्ट है, रे भगवान, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। साइलेंस स्पीक्स इट ऑल। रजिस्टर बनाना पड़ेगा कंपनी को। सिर्फ कौन सी कंपनी को? हर एक कंपनी को सर। पब्लिक प्राइवेट, अरे चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, विद शेयर कैपिटल हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, स्मॉल हो, डोरमेंट हो, निधि हो, आईएफएससी कंपनी हो, दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो जो इंडिया में कंपनी है, उसको क्या बनाना पड़ेगा? रजिस्टर। और रजिस्टर में अगर बहुत सारे नाम हो जाए तो नाम ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, कंपनी जब रजिस्टर बनाती है ना ऐसा मोटा सा, तो एक पेज एक शेयर होल्डर के नाम डेडिकेट कर देते हैं। खाली नाम थोड़ी लिखना है, उसका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, किस दिन शेयर खरीदे वो लिखना है, फिर वो शेयर बेचेगा तो उसमें वो भी लिखना है, फिर वो और खरीदेगा तो उसमें वो लिखना है, फिर वो और बेचेगा तो वो लिखना है। ऐसे पूरा एक पेज हो जाएगा उसके लिए। और जो जो लोग शेयर होल्डर बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे एक एक पन्ना इस रजिस्टर में जुड़ता जाएगा। तो अल्फाबेटिकली तो बनेगा नहीं है, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो सर ये तो ऐसे 4 रजिस्टर हो गए और एक रजिस्टर में 500 पेज, अब 2000 पेज पलट पलट के देखें कि मेरा नाम कहाँ है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? इंडेक्स, ताकि वो जो फोलियो नंबर लिखा रहे, फिर बाद में अल्फाबेटिकल इंडेक्स बन जाएगा। अल्फाबेटिकल इंडेक्स में किसी का नाम देख के उसके आगे पेज नंबर मिल जाएगा। Every company should make register, not only of members but also of debenture holder. एक रजिस्टर बनाओ इक्विटी शेयर होल्डर का, एक रजिस्टर बनाओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, एक रजिस्टर बनाओ डीवीआर होल्डर्स का, एक रजिस्टर बनाओ डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर भी 4 तरह के हैं तो 4 रजिस्टर बनाओ। एक कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, एक सीरीज ए डिवेंचर, एक सीरीज बी डिवेंचर है, सबके रजिस्टर बनेंगे। Yes, Heather, we are coming to that point. Just wait. हर तरह की सिक्योरिटी का एक रजिस्टर बनाओ। और अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर 50 हैं या 50 से ज्यादा हैं तो फिर इंडेक्स भी बनाओ। सर हमारे 10 तो मेंबर हैं, मत बनाओ इंडेक्स, 10 पेज पलट के सब दिख जाएगा।
सर 49 है, मत बनाओ। 50 हो गए, बना लो। तो सर क्या ये प्राइवेट कंपनी पे भी लगेगा? हाँ, उसमें भी 200 हो सकते हैं। 200 क्या, 400 600 भी हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। जॉइंट होल्डर और एक्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, वो सब। हाँ, क्लास ऑफ शेयर के भी अलग अलग ही बनेंगे ना रजिस्टर, हर क्लास का अलग रजिस्टर बनेगा। पर सर आजकल तो शेयर डीमैट में होते हैं। हाँ, तो आजकल कंपनियों को रजिस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू ही पढ़ा दिया है सब। हाँ, फालतू ही पढ़ाया। डीमैट में अगर शेयर है ना, तो आपके शेयर होल्डर की सारी रिकॉर्ड डिपॉजिटरी मेंटेन करेगा। आप तो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक नाम लिख लो बस, डी फॉर डिपॉजिटरी, खत्म। आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी एक ही नाम आएगा, और वो क्या आएगा? डिपॉजिटरी। और बाकी जो सारे आपके 40 लाख शेयर होल्डर हैं, उनकी सारी की डिटेल किसके पास होगी? डिपॉजिटरी के कंप्यूटर में, जो किसी भी क्षण बटन दबाते ही बाहर निकल आएगी। सब होगा उसमें, नाम होगा, एड्रेस होगा, नंबर ऑफ शेयर, डेट ऑफ बाइंग द शेयर, डेट ऑफ सेलिंग द शेयर, फुल डिटेल एकदम। आजकल रजिस्टर बनते ही नहीं। नहीं सर, तो प्राइवेट कंपनियां जो डीमैट में नहीं होती उनके तो बनते होंगे। प्राइवेट कंपनी में देखने कौन आता है कि बना के नहीं। दो तो मेंबर हैं, एक गुप्ता जी और एक गुप्ता जी की वाइफ। क्या तो रजिस्टर बनाओ, और कौन तो इंस्पेक्शन करेगा? जिनको बनाना है ना रजिस्टर, वो बनाते ही नहीं है, क्योंकि नोबडी बॉदर्स। और बाकियों को तो बनाना ही नहीं, तो प्रैक्टिकली ये सेक्शन यूजलेस हो गया। हाँ अदिति, ओल्ड मेंबर्स की डिटेल भी होगी भाई। कोई शेयर बेच भी दे तो पन्ना थोड़ी फाड़ दोगे आप तो अगले पन्ने पे एंट्री करोगे आप नया आदमी की, तो पुरानी पुरानी रिकॉर्ड भी पड़े रहेंगे। और वैसे भी कंपनीज एक्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि कंपनी को अपने सारे रिकॉर्ड कम से कम 8 साल तक संभाल के रखने पड़ते हैं, पढ़ेंगे आगे। सर हमारे ना विदेशों में भी शेयर होल्डर है, तो क्या हम एक रजिस्टर की कॉपी विदेश में भी रख लें? हाँ सर, हमारे मलेशिया में 2000 शेयर होल्डर हैं, तो रखो, कुआलालंपुर में एक रजिस्टर रख लो। बट इट डजेंट मीन कि इंडिया के रजिस्टर में उनकी एंट्री नहीं होगी। इंडिया के रजिस्टर में तो वो सब कुआलालंपुर के शेयर होल्डर होंगे ही होंगे, लेकिन एक रजिस्टर आप कहां रख सकते हैं? कुआलालंपुर में, मलेशिया में भी रख सकते हैं। तो सर रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं क्या? यस, आगे आएगा सेक्शन 120 121, जिसमें लिखा है कि कंपनी अपने सारे रिकॉर्ड या तो फिजिकल रख सकती है या इलेक्ट्रॉनिक। जो प्राइवेट कंपनियों को भी रजिस्टर रखने हैं, वो भी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक रख सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनीज हैं, उनका तो कंपनी मेंटेन ही नहीं करती ना रिकॉर्ड, उसका तो कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। और वो तो कंपल्सरीली किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। सर हम उसका सिस्टम हैक करके किसी की शेयर डिलीट कर दें तो? अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। सोचो, एनएसडीएल और सीडीएसएल का सर्वर हैक हो जाए और उसको डिलीट कर दें परमानेंटली, नॉन रिकवरेबल, हार्ड डिस्क के टुकड़े टुकड़े करके उसको डीमैग्नेटाइज करके उसमें आग लगा के उसका ऐसा भस्म बना के लगा लें शरीर। नमो नमो जी शंकरा। ले, अब बोल, अब क्या कहना तेरा? ऐसा होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वाकई प्रलय आ जाएगा। वो आप आईटी सब्जेक्ट में पढ़ोगे ना, ईआईएस में, कि डेटा की सेफ्टी के लिए इतना सारा इंतजाम होता है कि इस तरह से डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना पॉसिबल नहीं है। उनका सर्वर इतना सेफ होता है, और ऊपर से बैकअप सर्वर्स होते हैं, वो सब अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जब तक तुम फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर दो ना, तो हार्ड डिस्क से डिलीटेड इन्फॉर्मेशन सब बाहर आ जाती। इनकम टैक्स वाले छापे मारते ना, और आप खुश हो मनी मान की मैंने इनके आने की वजह सब डिलीट मार दिया है, कुछ नहीं होगा।
तुम डिलीट मार के हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दो, फिर उस पर नया डेटा राइट करके फिर फॉर्मेट कर दो, फिर नया डेटा राइट करके फिर फॉर्मेट कर दो, फिर नया डेटा राइट करके फिर फॉर्मेट कर दो, 10 बार कर दो, वो सब निकाल लें। वो भी डेटा एक्सपर्ट साथ में लेकर के आते हैं। कितना ही डिलीटेड डेटा हो, बिवेयर। तुम्हारा मोबाइल फोन भी इसी तरह से, कुछ भी गलत चीज डाउनलोड करना मत, सब कुछ रिट्रीव हो सकता है। कब क्या किसने इस मोबाइल फोन के साथ इस्तेमाल करा है सब सामने आ जाएगा। तो आसान नहीं है सब डिलीट विलीट कर देना। हाँ, पर आर्टिकल परमिट करे तो आप फॉरेन रजिस्टर रख सकते हैं। और फॉरेन रजिस्टर को लेकर ना सिर्फ एक पेज भर के रूल है, बहुत गंदे गंदे रूल है, मैंने नोट्स में छाप दिए। तुम्हारा मन पड़े तो पढ़ लेना, और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो मुझसे आके मत पूछना। एग्जाम में तो सब आता है, मतलब आ सकता है, आता नहीं है बट आ सकता है। पढ़ लेना, मतलब उसमें मेरे समझाने के लायक कुछ भी नहीं है, ऐसे जनरल प्रोसीजरल एस्पेक्ट लिखे हुए, ठीक है, पढ़ ले। सेक्शन 89 डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसकी कहानी सुनो पहले। एक है नेताजी। आजकल नेताजी इस तरह की कॉस्ट्यूम में नहीं आते हैं, आते हैं कुछ और कुछ नहीं भी आते। क्या में आते? टी शर्ट में आते। बिजनेसमैन हैं एक भाई साहब। नेताजी ने बोला, यार देख भाई, बिजनेस पीपल और पॉलिटिशियंस की तो अच्छी खासी मिली भगत होती है। बिजनेस हाउसेस ही पॉलिटिक्स को चलाते हैं, क्योंकि फंडिंग भी वही करते हैं पॉलिटिक्स की, इलेक्शन का चंदा भी वही देते हैं, उसी से चुनाव लड़े जाते हैं, उसी से चुनाव जीते जाते हैं, और फिर उसके बाद में उन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाती है। ये कल भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। कुछ हद तक इसमें गलत भी नहीं है भाई, इन्होंने इतनी मेहनत करी, ये पावरफुल लगे तो इनके हिसाब से चलाएंगे ना। तुम मेहनत करो, तुम भी पावरफुल बन जाओ, इनको गालियां देने से क्या होगा कि सर ये नेता भ्रष्ट हैं, ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं, बिजनेसमैन भी सब मिले हुए हैं। हाँ वो है, चलो सर ये तो गलत बात है, हाँ है सर, अब मैं क्या करूं? तुम पावरफुल बन जाओ, तुम भी यही सब करो। वो सब पावरफुल है ना, उन्होंने मेहनत करी इसलिए पावरफुल है, महीनों सालों रगड़ाई हुई है उनकी, तब जाकर के वो पॉलिटिक्स में किसी पोजीशन पे पहुंचे। गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम में दम है तो तुम कर लो। पर पॉलिटिशियन को क्या है, सामने तो सिंपल कपड़े पहनने पड़ते हैं और सिंपल लिविंग दिखानी पड़ती है, और उसका प्रचार भी करना पड़ता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और उसके बाद सबसे पहले अपने सिक्योरिटी गार्ड को चाय बना के पिलाता हूं, मैं अपने खास लोगों का ख्याल रखता हूं, उसके बाद मेरा दिन चालू होता है, मैं 2 घंटे सोता हूं, मैं 3 घंटे सोता हूं, मैं 4 घंटे सोता हूं, करते भी होंगे, उसका जम के प्रचार भी करते। सामने तो सिंपल लिविंग ही रखनी पड़ेगी सबको, लेकिन पीछे जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पाइल अप हो रहे हैं उसको लगाएं कैसे? वो न केवल ब्लैक मनी है बल्कि वो करप्ट मनी भी है। अच्छा, पॉलिटिशियन का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, करप्शन तो हमारे इंसान के खून में, हमको जहां मौका मिलता है हम करप्शन कर देते। प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई कंपनी का परचेज मैनेजर बना दें तो आप वहां भी करप्शन कर दोगे, 2 रुपए की चीज लोगे और मिली भगत करके 2.5 रुपए का बिल ले लोगे। तो सब जगह ऐसे ही होता है। ये दे दिया बिजनेसमैन को कैश, बिजनेसमैन ने मनी लॉन्ड्रिंग करी, बिजनेसमैन ने अपने नाम से पैसा कहां लगा दिया? कंपनी। जेट एयरवेज के डूबने का एक कारण और बताया जाता है कि इसमें कुछ टेररिस्ट ग्रुप का पैसा लगा हुआ था, और असल में ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जेट एयरवेज को डुबा देना सरकार की तरफ से की गई। कुछ एंटी ग्रुप्स का पैसा लगा हुआ था। सर ऐसा कैसे? ऐसा तो वहां लिखा था क्या उन्होंने? अलकायदा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में था क्या अलकायदा का नाम?
नाम तो किसी का भी हो सकता है ना, पर ऑन द बैक ऑफ इट पैसा किसी और का था। एक फॉरेन एयरलाइन का तो, एक दुबई की एयरलाइन का पैसा था ही ना, नाम भूल गया मैं क्या। 20%, 20% शेयर होल्डिंग थी। उनको भी ऑफर दिया था कि बचे हुए शेयर आप खरीद लो और जेट एयरवेज को आगे चलाओ। उन्होंने ही बोला कि डूबती हुई कंपनी हम नहीं खरीदेंगे। हाँ, एतिहाद, यस एतिहाद का था। तो अब ये इन्होंने अपने नाम से कंपनी में पैसे लगा दिए। हिंदुस्तान की कई कंपनियों में अलग अलग तरह के लोगों के इस तरह से पैसे लगे। सुनो क्या होता है, एक पॉलिटिशियन के पास पैसा आता है ढेर सारा, ब्लैक मनी। फिर वो इस ब्लैक मनी को स्विस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है हवाला चैनल्स के थ्रू। अब स्विस बैंक अकाउंट भी डिटेल दिखाने लग गए आजकल, तो दूसरे बैंक छुपाते हैं, वहां कहीं जमा कर देगा। फिर वहां से वो पैसा निकलता है और वो पैसा पहुंचता है पनामा आइलैंड, पनामा कंट्री या केमेंस आइलैंड की किसी कंपनी में पहुंचता है स्विस बैंक से। फिर पनामा की वो कंपनी मॉरिशस की एक कंपनी के 100% शेयर अक्वायर करके उसको सब्सिडरी बना लेती। फिर मॉरिशस की वो कंपनी यूएसए की किसी कंपनी में शेयर अक्वायर करके उसको अपने एसोसिएट सब्सिडरी बना लेती है। फिर यूएसए की वो कंपनी इंडिया में आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से, और फिर वो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेती है। तगड़ी वाली मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इतने लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि अल्टीमेटली समझ में ही नहीं आता है कि पैसा आया कहां से। नहीं सर, जांच करवाएंगे उसकी, कुछ नहीं होती है जांच। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कितना भी हल्ला मचा ले, बट इफेक्टिव जांच आज तक नहीं हुई है। क्या ब्लैक मनी इंडिया आई वापस? 15 लाख रुपए आए आपके अकाउंट में? बीजेपी गवर्नमेंट जब आई 2014 में, उसको उन्होंने क्या बोला था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लाखों करोड़ की। आई क्या वापस? नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो अपना पैसा कहीं पार्क करना है। जुमला बाजार में आप जरूर चलाओ, लेकिन इफेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते आप, क्योंकि कल आपको भी दिन आएंगे, फिर वो भी आज नहीं तो 20 साल बाद कभी सत्ता में आएंगे। सत्ता है, बदलती रहती है। तो फिर क्या होगा? फिर आप अपनी मनी कहां पार्क करोगे? तो सब आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं जनता के सामने। पर्दे के पीछे सब भाई, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा है। तो अब सरकार ने कानून बनाया है कि भाई साहब, नेताजी ने बिजनेसमैन को पैसा दिया, बिजनेसमैन ने अपने नाम से कंपनी में पैसा लगा दिया, और शेयर होल्डर कौन दिख रहा है दुनिया को? बिजनेसमैन। पैसा किसका लगा है? नेताजी का। तो ये कहलाएंगे शेयर होल्डर या मेंबर। और ये पता है कौन है? ये है बेनिफिशियल ओनर। इनका नाम पता कहीं नहीं लिखा है, पर इसके सारे बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं कोई। कल कोई कंपनी का शेयर का भाव डबल हो गया तो डबल का बेनिफिट इनको मिलेगा, डिविडेंड आएगा उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। इनका कभी वोट डालने में इंटरेस्ट आ जाए तो बिजनेसमैन को बोलेंगे सुन, इस कंपनी के फेवर में वोट डाल देना, अगेंस्ट में वोट डाल देना। अच्छा, कई बार तो ये ब्लैक मनी, करप्ट मनी या टेरर मनी के लिए होता है, और कई बार ये एक सिंपल अरेंजमेंट के लिए भी हो सकता है कि आप बोलो कि सर मेरे को फला कंपनी के शेयर खरीदने, सर मेरे पास डीमेट अकाउंट नहीं, मेरे पास पैन नहीं है, खाली आधार है मेरे पास। सर मैं डेस्परेट हूं, उस कंपनी का पब्लिक इशू है, मुझे शेयर लेना है सर। मैं जब तक अकाउंट खुलाऊंगा पब्लिक इशू चला जाएगा सर। सर मैं आपको पैसे देता हूं, प्लीज आपके डीमेट से, आपके शेयर ट्रेडिंग से ये पैसा लगा दो ना। और मैंने लगा दिया। आपकी ब्लैक मनी नहीं है, मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो मैंने ये पैसा लगा दिया। अब जब मैंने ये पैसा लगा दिया तो उसके बाद में मैं हो गया शेयर होल्डर, और आप कौन हो गए? बेनिफिशियल ओनर। हमारे पीछे एक अग्रीमेंट भी हो गया। अरे कल को मैं पैसे खा जाऊं आपके तो अग्रीमेंट भी हो गया कि ये पैसा आपका है जो मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। तो फिर मुझे कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई साहब, ये जो आप मुझे शेयर होल्डर की लिस्ट में लेके बैठे हो ना, मेरा सिर्फ नाम है, पैसे मेरे नहीं लगे, पैसे आपके लगे। और नेताजी को भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सुनिए, मेरा नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, पर वो जो जिनका नाम आपने लिखा है ना, उसमें पैसे मेरे लगे हैं। सर जिनकी इंटेंशन मेलाफाइड होगी और मनी ब्लैक होगी, भला वो ही डिक्लेरेशन क्यों देंगे? सरकार ने तो कह दिया ना कि तुम डिक्लेरेशन दो। अब अगर तुम डिक्लेरेशन नहीं दोगे तो 2 गुना हो गए तुमसे।
पहला गुना अंडर इनकम टैक्स एक्ट हो गया, तुम्हारी मनी ब्लैक है, और दूसरा गुना अंडर कंपनीज एक्ट भी हो गया कि तुमने सेक्शन 89 वाला डिक्लेरेशन नहीं दिया है। हेलो। और फिर कंपनी ये डिक्लेरेशन की कॉपी किसको फाइल कर देगी? आरओसी। नहीं, रीजन नहीं देना है, बस बता दो कि मेरा पैसा लगा है, तो जिसका जेन्युइन पैसा है वो सब बता ही देंगे अपने। भाई सरकार या तो बैन लगा दे, कोई दूसरे के नाम पे पैसा ही नहीं लगाएगा, तो जो जेन्युइन लगेगा वो परेशान होंगे, कह रहे सर हम तो ट्रस्ट है, हमको दूसरों के नाम पे पैसा लगाना ही पड़ता है। पापा बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत ही लकी, इसके नाम से जो काम करता हूँ डबल हो जाता है, मेरे को तो इसके नाम पे पैसा लगाना है। कोई मंदिर का ट्रस्ट होगा, वो बोलेगा हमको इसके नाम पे ही पैसा लगाना है, हम क्या करें? सर मेरा डीमेट अकाउंट ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को तो दूसरों के नाम पे ही पैसा लगाना है। तो या तो बैन कर दे, तो जेन्युइन लोग हल्ला मचाने लग जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा। तो बोला ठीक है लगाओ, पर डिक्लेरेशन दे दो। तो जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होगा वो अपने आप ही डिक्लेरेशन नहीं देगा। सर ये सब कानून इफेक्टिवली कोई असर डालते हैं? हाँ, दिन पे दिन कानून टफ होते जा रहे हैं, दिन पे दिन ब्लैक मनी को हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है, गलत काम करना मुश्किल होता जा रहा है, हो रहा है ऐसा। दिस इज गुड, दिस इज हैपनिंग। Have you bought shares in the name of any other person? Yes. Then beneficial owner मतलब जिसका पैसा लगा है वो डिक्लेरेशन देगा, होल्डर जिसका नाम चढ़ा हुआ है वो डिक्लेरेशन देगा। एक मिनट रुक जाओ ना, रुको, स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। कल को अगर बेनिफिशियल ऑनरशिप चेंज हो जाए तो उसका डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। अरे अमित नाम का एक स्टूडेंट आया, उसने बोला सर आपके नाम पे शेयर खरीद लो, मैंने खरीद लिए, मैंने डिक्लेरेशन भी दे दिया कि पैसे अमित के नाम मेरा, अमित ने डिक्लेरेशन दे दिया कि नाम तरुण महाजन का, पैसे मेरे। फिर अमित और सुमित में एक डील हो गई, अमित ने बोला कि जो मेरे शेयर तरुण सर के पास हैं आज से वो तेरे हुए, चल पैसे निकाल। तो उसने पैसा ले लिया सुमित से, तो अब चेंज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप हो गया। इसका भी डिक्लेरेशन जाना चाहिए सुमित की तरफ से कि पहले अमित था अब मैं सुमित हूं, ये भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और फिर कंपनी इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेगी और फिर आरओसी को भी इंटीमेट कर देगी, देखिए भाई साहब ये नाम किसी और का और काम किसी और का है, चल रहा है यहाँ पे। और सर अगर हमने ऐसा नहीं करा तो क्या होगा? एक तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, और दूसरा जो बेनिफिशियल ऑनर है उसको बैड टाइटल मिलेगा, यानी जो होल्डर है कल को वो बोलेगा कि वो वही खा जाएगा, आपने डिक्लेरेशन दिया ही नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है, तो मैं मुकर जाऊंगा। अमित आए मेरे पास, अमित सर वो मैंने आपके नाम से शेयर लिए थे, मैंने बोला तुम हो कौन? सॉरी मैंने आपको कहीं देखा है क्या, हम पहले कभी मिले? पैसे खा जाऊं, ये भी होगा। छापो। लक्ष्य इज आस्किंग सर तो वोटिंग राइट किसको मिलेगा? वोटिंग राइट ऑब्वियसली होल्डर को ही मिलेगा, बट बेनिफिशियल ऑनर उसको कह सकता है देख भाई तू जा रहा है ना, ऐसे ऐसे वोट डाल देना। लेट मी टेल यू, इस तरह के लोगों को वोटिंग राइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो दूसरों के नाम पे शेयर खरीदते हैं, उनको तो सिर्फ भाव बढ़ने में इंटरेस्ट होता है। लाइबिलिटी अराइज होगी तो वो भी होल्डर की होगी। बट होल्डर को लीगली ये राइट मिलेगा कि इन टर्न वो बेनिफिशियल ऑनर से अमाउंट रिकवर कर ले, क्योंकि बेनिफिशियल ऑनर का नाम ऑन रिकॉर्ड है। कंपनी कभी भी बेनिफिशियल ऑनर को चेज नहीं करेगी, कंपनी चेज करेगी होल्डर को। सर होल्डर कुछ मिस्टेक करे तो बेनिफिशियल ऑनर जिम्मेदार होगा? नहीं बेटा, शेयर होल्डर कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते। क्या मिस्टेक करेंगे? वोट नहीं डालेंगे मीटिंग में। सर इसमें तरुण महाजन का क्या फायदा अपने नाम पे शेयर लेने में? मदद कर रहा हूं बस मैं आपकी। नहीं सर वो ब्लैक मनी वालों में क्या फायदा होता है? कमीशन। सर डिविडेंड किसको मिलेगा? होल्डर को।
होल्डर उसको पास कर देगा बेनिफिशियल ऑनर। सो लॉस कौन बियर करेगा? बेनिफिशियल ऑनर। अल्टीमेटली सब कुछ बेनिफिशियल ऑनर का ही है, प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है। और 5,000 सवाल पूछ लो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये शेयर बेनिफिशियल ऑनर के हैं, बट रिकॉर्ड पे सब काम होल्डर के साथ होगा। हाँ, बेनिफिशियल ऑनर का नाम भी रजिस्टर में आएगा। सर शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, फिर कमीशन, रेंट। एक तरह से मैंने अपना डीमैट अकाउंट आपको किराए पे चलाया है। तो सर प्लीज आप ले लो ना आपके नाम पे शेयर। मैंने चल ठीक है, प्रॉफिट होगा उसमें 20% हिस्सा मेरा और लॉस होगा वो तू जानना, या चल 2,000 रुपए दे तो मैं ये काम करूंगा। सर आप ऐसा करोगे हमारे साथ? हो सकता है। सर कभी ऐसा होगा कि बेनिफिशियल ऑनर जिम्मेदार हो? नहीं होगा। बेनिफिशियल ऑनर कंपनी के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ होल्डर के लिए जिम्मेदार। ओके, बस इससे ज्यादा सवाल बनते नहीं है इस पे। ईयर 2008 की बात है, जनवरी 2008 में रिलायंस पावर लिमिटेड का पब्लिक इशू आने वाला था। बड़ा धूम मचा देने वाला पब्लिक इशू था वो इंडिया के इतिहास में, और उसमें इतने हजारों नए डीमैट अकाउंट खुले थे उस पब्लिक इशू में अप्लाई करने के लिए। और जो लोग नहीं खोल पा रहे थे उसमें कई लोगों ने दूसरों के डीमैट में, यानी कि दूसरों के नाम में पैसे लगाए थे। यूं कह दो लोगों ने अपने डीमैट किराए पे चलाए थे। मेरा डीमैट कुछ काम नहीं आ रहा है, तेरे को डीमैट चाहिए, चल किराए पे ले ले। होता है, दुनिया है, सब तरह की चीजें होती है, कुछ भी किराए पे मिल सकता है यहां पे। सेक्शन 90 ये थोड़ा हाई लेवल का सेक्शन है, आपको थोड़ा कम समझ आएगा, अब इसे डिस्क्लेमर दे रहा हूं। काम का है पर हाई लेवल है जरा। सर हम क्या लो लेवल लोग हैं? नहीं नहीं यार, क्या होता है कि विजन या बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज नहीं होता है ना, तो हमारे दिमाग में अटपटे चटपटे सवाल आते रहते हैं, ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या। अब जैसे आप इंदौर पढ़ने आ गए यहाँ, तो मम्मी पापा के मन में 10 तरह की शंकाएं, कुछ शंकाएं हैं, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या, किसी ने किडनैप कर लिया तो क्या, दोस्तों ने मार पिटाई कर दी तो क्या, सर ने निकाल के खिड़की से बाहर फेंक दिया तो क्या। बट जो सिचुएशन में होता है वो उसको बेटर समझ सकता है कि अरे नहीं नहीं, ये जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम अलग तरह की है। तो वो सिचुएशन समझ पाने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, कोशिश करूंगा अच्छा बैकग्राउंड बना के देने की आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए, मतलब समझ में भी आएगा बट कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने इमेजनरी क्वेश्चन पूछना, मैं उसके बना बना के इमेजनरी जवाब दे दूंगा, आप खुश हो जाएंगे, थोड़ा आपका टाइम पास भी हो जाएगा, फायदा उससे किसी को नहीं होगा। एक है कंपनी, एक है कोई नकाबपोश इंसान। सिर इस गरीब ने ऐसा नकाब पहना? हाँ, मेरे पास कंपनी के 25% शेयर्स हैं दूसरों के नाम में, मतलब पैसा मेरा लगा है पर नाम दूसरों का है। सर तो ये पिछला सेक्शन रिपीट हो गया? हाँ वही रिपीट हुआ, लेकिन अब ज्यादा शेयर होल्डिंग के साथ, सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग के साथ। देखो ना, नोट्स में दिखाता हूं मैं आपको। कहां चला गया? 89, ये रहा 90। टाइटल है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप।
जहां ज्यादा ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है, देखो अभी तक तो क्या सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया था, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल के काम में सरकार को पावर दे दिया कि सरकार इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि कहीं छोटे मोटे लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो ठीक है यार देखेंगे, लेकिन कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट हो जाए और डिक्लेरेशन नहीं दे तो ढूंढने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का पावर यहां सरकार को दे दिया। बड़े बड़े मामलों में सरकार हाथ डालती है, छोटे मोटे मामलों में सरकार हाथ नहीं डालती है। सर मैं बताऊं कि मेरी सैलरी ना 5,10,000 रुपए थी, मैंने ना 5 लाख ही बताया, क्योंकि 10,000 मेरे को कैश मिल गए थे दूसरे एम्प्लॉयर से, वो मैंने बताया ही नहीं। देखा मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हाँ नहीं पकड़ेगा, वो आपके जैसे छोटे मोटे मच्छरों को पकड़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं। बड़े बड़े डायनासोर हैं इस सिस्टम में, वो उनको पकड़ेंगे। तो छोटा मोटा ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक चलता रहता है, पर ये बड़े लेवल पे होने लग गया अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास कंपनी के 25% शेयर है दूसरों के नाम में। इफ यू होल्ड 25% और मोर शेयर्स इन द नेम ऑफ अदर्स, देन यू नीड टू गिव अ डिक्लेरेशन। तो सर वो भी डिक्लेरेशन थी, ये भी डिक्लेरेशन थी, इसका फॉर्म नंबर अलग है, उसका फॉर्म नंबर अलग था, इसका फॉर्म नंबर अलग है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, ये अलग फॉर्म में जाता है। ये जाते ही पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है कि अरे यार कुछ है यहां पे। सर इसको क्या हुआ, ये सीए कर रहा है क्या? अलग, हाँ सीए इंटर का ही बच्चा दिख रहा है, जो पैर में इसके बंधा है ना, ये सीए इंटर है। सर जहां जाता हूँ ऐसे साथ में आ जाता है मेरे, मैं घर भी जाता हूँ ना सर, तो सीए इंटर सिर पे ही सवार रहता है मेरे, क्या बताऊं। ये बंदा बोल रहा है मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने डिक्लेयर नहीं करा है क्या? सरकार बोल रही है तुम रहने दो, तुम मत करो डिक्लेयर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को इस तरह की डिक्लेरेशन से एग्जाम्पशन दे सकती है। सर ये सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास एग्जाम्पशन का पावर क्यों रख लेती है? ताकि भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बने जिससे कि कोई जेन्युइन पर्सन इन प्रोविजन में फंस जाए तो उसको वहां पर से निकाला जा सके। अरे क्या हुआ कि आप ट्रैफिक सिग्नल में एबी रोड पे इंदौर में बीआरटीएस के आजू बाजू खड़े हो, आपको बीआरटीएस के अंदर गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, डू यू नो दैट? अच्छा कुछ लोग इंदौर में नहीं, उनको बीआरटीएस नहीं मालूम होगा। ऐसे ही सड़क के बीच में एक सड़क बनी है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर दूसरे लोग गाड़ी नहीं चला सकते, उसमें सिर्फ सरकार की बस चलती। आप गाड़ी लेके घुस जाओ, पुलिस वाला देख लेगा तो आपका लंबा चालान कट जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस घुस जाती है उसमें, दम दनाती हुई चली जाती, और एम्बुलेंस रेड सिग्नल भी तोड़ के निकल जाती, उसको सब अलाउड है। अरे पहले के टाइम पे तो एक कानून था कि फायर ब्रिगेड को 7 खून माफ थे। मतलब अगर फायर ब्रिगेड का व्हीकल जा रहा है और वो किसी को गलती से जानबूझ के नहीं किया, चले यार 7 आज का कोटा तो पूरा कर ले, ये मारो एक इसको मारो, ऐसा गलती से किसी को उड़ा दे वो तो माफ है, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं वहां सैकड़ों जिंदगियां दांव पे लगी हुई है। ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ तो एक्सेप्शन लॉ में ही डाल देते हैं, और कुछ आपको मालूम ही नहीं ना कि आगे क्या परिस्थिति बनेगी और क्या एक्सेप्शन देना पड़ेगा, तो वो ट्रैफिक पुलिस पे छोड़ देगी। बीआरटीएस में कोई घुसे चालान बना देना, लेकिन अगर तुमको लगे कि ये बंदा जेन्युइनली घुसा है तो फिर ठीक है, इसको छोड़, समथिंग लाइक दैट। तो सरकार ने ऐसा अपने पास में एक पावर रखा है। सर सेक्शन 89 में डिक्लेरेशन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे देना पड़ेगा। हाँ लक्ष्य, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनी को कोई भी नोटिस सिर्फ और सिर्फ उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही सर्व किया जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 20 में। सर 1000 टिकट बेचने में एक तो कट ही सकती है, ये क्या था, समझ नहीं आया मुझे। सरकार कुछ लोगों के क्या कर सकती है, एग्जाम्पशन दे सकती है कि आपके पास ज्यादा शेयर है ना दूसरों के नाम पे, छोड़ आप मत। सर किसको एग्जाम्पशन देगी, जब देगी तो बताऊंगा। हाँ ये आया इधर,
आह, थोड़ा पैर चलाते हुए आ जाता तो एकदम ब्रेक डांस हो जाता। सर ये क्या कर रहा है? छाप रहा है। कंपनी विल कीप अ रजिस्टर। मैंने शायद एक दिन बोला था कंपनी को ढेरों रजिस्टर रखने पड़ते। एक रजिस्टर ये भी रखना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनरशिप, ये 25% वालों का। रजिस्टर ऑफ सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनरशिप। नहीं नहीं अदिति, ये 25% एक नाम में हो ऐसा नहीं है। ये 25% में आपने 5-5% के 5 नाम यूज कर लिए, पर बेनिफिशियल ऑनर अगर एक है तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ रही है। मैं बेनिफिशियल ऑनर हूं और मैंने राम श्याम सीता गीता रीटा के नाम पे पैसे लगा दिए 5-5%, पर सबका मालिक मैं हूं, पैसे मेरे हैं, तो मैं डिक्लेरेशन, ये स्पेशल वाली डिक्लेरेशन दे रहा हूं। रजिस्टर बनाना पड़ेगा और इस रजिस्टर को लोग पढ़ सकते हैं, हालांकि इतनी तेजी से पढ़ना पड़ेगा। दिस रजिस्टर विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स ऑन फीस। कोई भी शेयर होल्डर पैसे दे करके इस रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकता है। सिर्फ ऐसा हर कंपनी में होता है? अरे बहुत रेयरली, 1000 1 लाख में एक कंपनी में इस तरह के रजिस्टर बनाने की जरूरत पड़ती होगी, बट प्रोविजन है तो है। और कंपनी को एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। अगर बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन आए तो हर कंपनी को ऐसा नील का रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता। हमारा कोई नहीं है इधर 90 में कुछ। जिस कंपनी पे सेक्शन 90 में एक्शन आ जाए उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सुयश इज आस्किंग सर, नोट्स में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी लिखा है तो क्या 20? अरे बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आप एसोसिएट कंपनी से क्यों उठा लाए? वो एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ एसोसिएट कंपनी पे ही लगती है। दुनिया में कहीं भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आए और आप बोलो 20%, यहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है 25% या उससे ज्यादा। चल, आरओसी तो बहुत पैसे कमाता है। हाँ बेटा, गया। ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 तक। दिव्या, बस बेटा, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं इसको, आपके क्वेश्चन को। दया, कुछ तो है। बंद हो गया ना ये शो? आप पुराने एपिसोड आते होंगे, नया बंद हो गया। बहुत साल चला है। एक जमाने में मेरा फेवरेट था, मतलब क्योंकि सस्पेंस के नाम पे और कुछ आता नहीं था। दया, आजकल तो अरे यार, ये अच्छा, ये मैंने स्टोरी बनाई पर बहुत गंदी बन गई, इसको ध्यान मत देना। आप तो खाली प्रोविजन पे ध्यान दे देना। पात्र काल्पनिक है, वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इनका मिलना महज एक संयोग है। इन उदाहरणों का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। If a company has reasonable cause to believe, क्या है? देखो, सब्सटेंशियल ओनरशिप जिसके पास है उसको कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि देखो, छुप के मैं कंट्रोल कर रहा हूं तुमको। कंपनी को ऐसी भनक लग जाए कि कोई है जो हमारे ढेरों शेयर लेके बैठा है
लेकिन उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। क्या हुआ कि कंपनी ने देखा कि ये एक बंदा है, इसका नाम है बद्री प्रसाद राधे श्याम तिवारी, इसके पास कंपनी के 26% शेयर है। कंपनी ने एक दिन इसको एजीएम में देख लिया, इसके चाल चलन लक्षण देख के कंपनी ने बोला तेरी शक्ल देख के लगता नहीं इतने शेयर का तू मालिक, आई डोंट फील लाइक दिस, सच बता इसके पीछे किसका पैसा लगा? वो बोले भैया कसम से मेरा ही पैसा लगा। तू करता क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं बेरोजगार हूं। बोले फिर इतने शेयर कैसे खरीदे? बोले वो तो छोड़ो, अब शक हो जाए कि कोई है छुप के बैठा हुआ है और सामने आके डिक्लेरेशन भी नहीं दे रहा है। If a company has reasonable cause to believe that a person is significant beneficial owner, SBO, अरे वो 25% वाला, या तो कंपनी को आप पे शक हो जाए कि आप हो SBO, सामने नहीं आ रहे हो आप पर आप हो SBO, या कंपनी को आप पे शक हो जाए कि आपको जानकारी है कि SBO कौन है। ठीक है, आप नहीं हो SBO लेकिन आप जानते हो कि SBO कौन है, या आप पे शक हो जाए कि आप थे SBO, अभी नहीं हो बट पिछले साल थे आप, फिर आपने अंदर ही अंदर अपने शेयर बेच दिए, हमको पता भी नहीं चला। कोई है जो छुप के हमको कंट्रोल कर रहा है, हमको पता चले। शक क्या हो गया कि या तो आप SBO हैं, या आप SBO थे, या आप SBO को जानते हो। तो कंपनी क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। किसको नोटिस भेजेगी? जिस पे शक है कि चलो बताओ आप ही हो ना SBO। हाँ सर, जैसे वो शराफत से बता ही देगा कि हम ही SBO। अरे वो बताए नहीं बताए पर उसके दिल में डर तो बैठेगा ना कि मुझ तक कंपनी पहुंच गई। किडनैपर तक पुलिस पहुंच गई। आप पे शक है कि आप ही हो किडनैपर, या आप किडनैपर को जानते हो, आपने उसकी मदद करी है, तो नोटिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, पूछताछ करेगी शक के दायरे में। अमिताभ बच्चन वाली कौन सी थी? ब्रीथ। अमिताभ बच्चन नहीं, अभिषेक बच्चन, सॉरी, सीरीज थी ना एक ब्रीथ करके। हाँ, पार्ट 2 वाली। एक तो वो साउथ इंडियन हीरो वाली थी और दूसरी वो, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, अच्छी थी वैसे। सस्पेंस बताऊं क्या उसका? स्पॉइलर दूं क्या? ब्रीथ ब्रीथ देख ली? ये और बोलना थोड़ी था यार स्पॉइलर दे भी दिया तो क्या आप देख तो पाओगे नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है। अब तो हम तुमको सबसे बढ़िया वेब सीरीज हम दिखा रहे हैं अब सुबह से शाम तक। मनी हेस्ट, हाँ यार बेटा, अब क्या है, आजकल मैं किसी से सीरीजेस की रिकमेंडेशन मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं सीरीज देख लूं। मैं सिर्फ मूवी रिकमेंडेशन लेता हूं, वो भी फिर IMDb क्या है जो भी, उससे क्रॉस चेक भी करता हूं। फिर जब बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यार मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं और बाद भुद्दू निकला है तो क्या मतलब। वो तुमने बताई थी रे, कौन सी है? लूडो देख लिया, अच्छा सस्पेंस। पर इन वेब सीरीज के नाम सुन के मुझे जज मत करना सर, इतनी गंदी सीरीज देखते हो आप। क्या करो, ये लूडो में भी तो कितने बेकार सब डायलॉग वायलॉग है, बट प्लॉट अच्छा है इसलिए देखना पड़ता है। लूडो लूडो, किस्मत की हवा कभी नरम। GOT देखो, अरे वो तो बहुत लंबी है।
नोटिस ही शुड गिव इंफॉर्मेशन विद इन 30 days टू कंपनी। आपके घर चिट्ठी आ जाए तो आप फाड़ के नहीं फेंक सकते। हाँ, जिसको नोटिस देंगे वो नोटिस ही होगा। जो नोटिस देगा उसको मत बोलो कुछ भी, वो नोटिस सर हो गया। हमेशा ही जो देने वाला है ना उसमें अर लग जाता है और जो लेने वाला है उसमें ई लग जाता है। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, असाइनर, असाइनी। सर माइनर, माइनी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। 30 दिन में जवाब देना पड़ेगा कंपनी को आपको। मजाक नहीं लगा रखा है कोई यहाँ। एसीपी प्रद्युमन आ जाएंगे नहीं तो। हाँ, स्पेशल ऑप्स निपटा दी। इसने भी जवाब दे दिया। भाई हम ये थोड़ी बोल रहे जवाब कैसा हो, जो हमको मालूम था मुझे नहीं मालूम, मम्मी से पूछो। ओ ये नहीं लिखा था, लिख लिया था ये। चल तो आगे देखो। सेक्शन 90 अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी स्लाइड आ गई। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नोटिस ही बोले कि जा नहीं बताता, और इंफॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, तो दैट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन। तो फिर कंपनी जाके इसका गला नहीं दबा सकती यार, कंपनी कोई पावर नहीं है। कंपनी फिर कहां चली जाएगी? ट्रिब्यूनल में। कि हमको इस आदमी पे शक है कि ये शेयर लेके बैठा है हमारे छुप के, ये बता भी नहीं रहा माय लॉर्ड। ट्रिब्यूनल के पास चले जाए। टीचर टीची हट ऐसे नहीं होता है। आर और ई। ट्रिब्यूनल चला जाऊंगा। डरने वाली बात है भाई, ट्रिब्यूनल है वो, जज साहब बैठे हैं उधर। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? देखो शक क्या था कि जो राम श्याम सीता गीता ईना मीना डीका ये सब चेहरे हैं, इनके पीछे कोई और है। ये है फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। इनको बुलाया कंपनी के ऑफिस एक दिन, ऐसे बुला नहीं सकते बट मेरी कहानी में बुलाया मैंने। इन 6 शेयर होल्डर को जरा बुलाना। 6 शेयर होल्डर आए, इनकी शक्ल देख के ही नहीं लगता है। अरे यार नहीं समझे आप बात। इनकी शक्ल देख के नहीं लगता है कि शेयर होल्डर है। इनसे बातचीत करके तो पक्का ही लग गया कि ये शेयर होल्डर तो नहीं है यार, इनके औकात नहीं कंपनी में शेयर लेने की। पर ये अड़े स्टेटमेंट पे अपने नहीं नहीं, अरे मर्डर हो गया और एक आदमी ने आके पुलिस को सरेंडर कर दिया कि मैंने ही मर्डर करा। इतनी आसानी से आके सरेंडर कर दे तो फिर शक होता ना इस पे कि तू आ क्यों गया। जरूर किसी और ने तुझे भेजा है ताकि हमारा ध्यान इन्वेस्टिगेशन से हट जाए और हम तेरे को पकड़ लें। एक्सीडेंट हो गया और ये खुद ही आ गया, साहब मैंने गाड़ी चढ़ाई थी। इसे 4 सवाल और पूछे, गाड़ी कलर कौन सा था जो तूने चढ़ाई? बोले वो तो याद नहीं है। ये गड़बड़ है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इन ईना मीना डीका राम श्याम सीता गीता इनके राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर देगा अगले 60 दिन के लिए। इनको डिविडेंड वोट ये सब मत दो क्योंकि अब ये शक के दायरे में है। ट्रिब्यूनल विल रेस्ट्रिक्ट राइट्स अटैच्ड विद शेयर्स इन 60 days। हाँ मतलब 60 days के लिए मैंने शायद मेरे मुंह से निकला है, मतलब आपकी अपील होने के 60 दिन के अंदर अंदर इनके राइट को क्या कर देगा? रेस्ट्रिक्ट, जब तक अगला आदेश ना आए तब तक के लिए। सर ऐसे में बेचारा आटे के साथ कोई घुन भी पिस गया। इनमें जो मिस्टर राम थे वो जेन्युइन शेयर होल्डर थे, उनको बेकार का सीट लिया गया। माना वो विलेज बैकग्राउंड से ढंग से सवालों का जवाब नहीं दे पाए, पर उनका जेन्युइन पैसा लगा था, उनको क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दिया पावर से? तो वो भी ट्रिब्यूनल में अपील कर देंगे कंपनी के खिलाफ कि मुझे रिलैक्सेशन दिया जाए, ये मेरा अपना पैसा है। ट्रिब्यूनल को लगे कि ये बंदा जेन्युइन है तो उसको रिलैक्सेशन देंगे, और ट्रिब्यूनल को लगे कि ये सब फर्जी नाम है तो ट्रिब्यूनल बोलेगा कि असली आदमी सामने आ जाओ, नहीं तो हम इन शेयर्स को गोली मार देंगे। शेयर्स को गोली मार देंगे यानी ये शेयर हम उठा के दान दे देंगे। असली आदमी सामने आ जाओ, नहीं तो ये शेयर दान दे देंगे। किसको दान दे देंगे? IEPF को।
सर ये क्या होता है, इसका नंबर आएगा सेक्शन 124 में। एक दिन पहले भी इसका नाम आया था सेक्शन 43 में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। समझे? असली मालिक सामने ही नहीं आ रहा, जो सामने आया वो मालिक ही नहीं है, या कोई सामने आ ही नहीं रहा है, फर्जी नामी, एकदम बेनामी है, बस तो उठा के सरकारी खजाने में जमा कर देंगे, आईपीएफ में। समझ गए? पूरी स्टोरी समझ गए ना आप इसके पीछे? सर तो वो सामने आ जाए, बेचारे के शेयर डूब जाएंगे, नहीं तो अरे कैसे सामने आए, उसकी ब्लैक मनी है, टेरर मनी है, सामने आ गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे लोगों के घर में चोरी हो जाती ना, तो लोग सही अमाउंट की रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं। हो गया इंदौर में एक केस, 1 करोड़ रुपए चोरी हो गया कैश, रिपोर्ट लिखाई 5 लाख की, अनलकीली चोर पकड़ में आ गया और उसने बता दिया कि इतने मैंने चोरी करे थे। इनकम टैक्स को नोटिस दे दिया पुलिस ने कि ये इतने चोरी हुए, इन्होंने कम बताया। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम? बड़ी चोरी को लोग छोटा लिखाते हैं कि अगर ये, और पुलिस से सेटिंग करो, नहीं तो फिर पुलिस इनकम टैक्स को बता देगी। या मान लो पुलिस कोई पैसों से भरा हुआ बैग कोई भूल जाए, पुलिस को मिले, पुलिस बोले कि पैसों से भरा बैग मिला, अब आप मुंह भी नहीं खोल सकते कि आपका पैसा, क्या बोलोगे, कहां से लाए थे पैसा, और उल्टे फंस जाओगे। बस ऐसा ही है। एक मिनट, हाँ बेटा। इफ नोटिस से गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, बाद में वो पकड़ा जाए, क्यों तू झूठ बोल रहा था, तू ही तो है, तू ही तो है एसबीओ। फिर क्या 447 में अंदर जाएगा फिर ये, बस वो अपने को नहीं पढ़ना है, कुछ तो डिलीट हो चुके हैं, कुछ अपन ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख के लाया आज? 17 डायरेक्ट है क्या? व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच ए पब्लिक कंपनी, अच्छा अच्छा, सेक्शन 23 लिखा होगा इसके आंसर में तो आपने, हाँ सेक्शन 23 आएगा इसके आंसर में बस। अच्छा एक छोटी सी बात समझो, बार बार ये जब बैच के शुरू में भी किसी ने पूछा था कि सर ये कंपनी के शेयर होल्डर्स तो रोज हजारों शेयर होल्डर बदल जाते हैं, डू यू नो दैट? बड़ी कंपनियों में रोज थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो शेयर बेचते हैं और कोई और उन शेयर को खरीद लेता है। सर फिर डिविडेंड कैसे देते होंगे, इतनी तेजी से शेयर होल्डर बदलते हैं? जब तक आप बोलें कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, इतनी देर में बदल गए शेयर होल्डर, तो किसको दें फिर? उसके लिए फिर कंपनी इनके साथ स्टैच्यू की शर्त लगाती है, कंपनी और शेयर होल्डर आपस में मिलकर देत ताली, शर्त कैसे लगाते थे बचपन में, ताली मार के ही ना, चल स्टैच्यू की लगी, ये धाड़ धाड़ ताली मारी, एग्रीमेंट हो गया, स्टैच्यू की शर्त लगा लेती कंपनी। फिर कंपनी को जब भी डिविडेंड देना है ना, हाँ बेटा क्वेश्चन 15 चेक करा देंगे जरा रुको, तो कंपनी उनको बोलती स्टैच्यू, वहां शेयर ट्रांसफर बंद हो जाता, या ये फोटो खींच जाता कि शेयर होल्डर कौन। तो कंपनी को जब भी शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना होता है, चाहे डिविडेंड हो, बोनस हो, राइट हो, एजीएम का नोटिस हो, कॉल नोटिस हो, वॉट एवर, तो ये देखो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर में ये शेयर होल्डर बदलते जा रहे हैं, ये जो फ्रेम देख रहे हो ना, इसके अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो अंदर आ रहे हैं वो नए लोग हैं, जो बाहर जा रहे हैं उन्होंने शेयर बेच दिया है। स्टॉप। एक दिन कंपनी शेयर ट्रांसफर पे रोक लगा देगी, रुक जाओ, स्टॉप 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 स्टॉप, अगले 7 दिन तक कोई किसी को शेयर नहीं बेचेगा कंपनी का। बोले क्यों? बोले हम फ्रीज करना चाहते हैं कि शेयर होल्डर कौन। अच्छा फ्रीज करना चाहते हैं कि शेयर होल्डर
कौन है, ताकि हम उनको मीटिंग का नोटिस दें, डिविडेंड दें, बोनस दें, राइट इशू दें, उनसे कॉल कर सकें, ये सारी चीजें उनके साथ में हो सके। इसके लिए कंपनी करती है बुक क्लोजर। ठीक कहा था अनुभव आपने, क्या कहते हैं उसको, बुक क्लोजर, यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर को बंद कर देते हैं, फिर शेयर होल्डर फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन लोगों के साथ में कंपनी कम्युनिकेट करती है। तो सर ऐसे कंपनी को पावर है कि कंपनी ट्रांसफर को स्टॉप बोल दे? हाँ सर, कौन सी सेक्शन में दिया ये? एक बार एक साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए रजिस्टर क्लोज हो सकता है। साल में 3 बार 15-15 दिन कर दो, या फिर 5-5 दिन 9 बार बंद कर दो। मैक्सिमम कितने दिन ट्रांसफर बंद रह सकता है? रजिस्टर बंद रहने का मतलब ट्रांसफर बंद। भाई रजिस्टर खुलेगा ही नहीं तो एंट्री कैसे करोगे, नया आदमी आया? ट्रांसफर बंद नहीं बोलते, उसको बोलते रजिस्टर बंद। और एट अ सिंगल शॉट, नहीं, संस्कार गलत बोल रहे हो आप। एट अ सिंगल शॉट मैक्सिमम 30 दिन के लिए बंद होता है। और जब भी बंद होता है तो 7 दिन पहले नोटिस चला जाता है पब्लिकली। अगर पब्लिक कंपनी तो पब्लिक नोटिस चला जाता है कि सुनो 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 गांव वालों, ट्रांसफर बंद होने वाला है, जिन्होंने शेयर खरीद लिए हो और जिनका ट्रांसफर पेंडिंग हो फटाफट करवा लो। और फटाफट कराओ, नहीं तो वो डिविडेंड पुराने वालों को मिल जाएगा, अपने को नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना? पुराने वो अगर आप नहीं कराएंगे ना ट्रांसफर, तो बाद में करा सकते हैं, जब भी ट्रांसफर फिर खुलेगा तब करवा लेना, पर फिर वो रजिस्टर में नाम पुराने वाले का रह जाएगा, तो डिविडेंड उसके घर पहुंच जाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर गया डिविडेंड। इसलिए बेटर है कि ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। हाँ, हर कंपनी का साल में एक बार तो बुक क्लोजर होता ही है, क्योंकि एजीएम तो होती है, उसका नोटिस तो देना ही पड़ता है। चलो इस बारे में बाकी सवाल जवाब हम कल करेंगे, टाइम खत्म हो गया है ना? इसमें 2 लाइन और है, वो चाहो तो लिख लो, सवाल जवाब कल करेंगे। जिसके दिमाग में सवाल आ रहा है वो नोट करके लिख लो, नहीं तो कल तक भूल जाओगे। फिर ये नोटिस कहाँ देना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में और लोकल न्यूज़पेपर में, अगर एक पब्लिक कंपनी है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो बस अपने सारे मेंबर्स को नोटिस भेज दो, दैट्स इट। न्यूज़पेपर में देने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये गलती से बंद हो गया, नहीं गलत। चलो ठीक है बेटा, बाकी कल देखेंगे फिर। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस।